72। मैं जंगलों से निकला था, लेकिन इंसानों की बेचैनी ने मुझे मशहूर बना दिया। हर सफर के साथ पहले मैं सिर्फ इथियोपिया की पहाड़ियों में उगता था, फिर व्यापारियों ने मुझे दुनिया भर में पहुंचाया। कभी राजाओं की मेज पर था, आज हर थके हुए इंसान की सुबह बन चुका हूँ। मेरी खुशबू ने देशों को जोड़ दिया। आज हम एक बेहद ही साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे छिपे एक बहुत ही असाधारण इतिहास को खंगालने जा रहे हैं। इसे समझने के लिए हम एक प्राचीन व्यापारी की डायरी के पन्नों को पलटेंगे, जो एक बहुत ही मूल्यवान और रहस्यमयी वस्तु की तलाश में दुनिया नाप रहा था। व्यापारी की डायरी का ये पन्ना सच में सोचने पर मजबूर करता है। जरा अंदाजा लगाइए, एक गहरा आश्चर्य, एक कड़वा सा बीज, और उसका व्यापार अचानक सोने और बहुमूल्य रत्नों की तरह होने लगा। ये साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि इस रहस्यमयी बीज में कुछ तो ऐसा जादुई था जिसने प्राचीन दुनिया के अर्थशास्त्र को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। और ठीक यहीं से हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। आखिर कैसे इथियोपिया की पहाड़ियों में बकरियों द्वारा खाए जाने वाले एक लाल फल ने वैश्विक व्यापार को जन्म दिया और अंततः आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की नींव रख दी? आज हम इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। चलिए व्यापारी के सफरनामे का पहला पन्ना खोलते हैं। समय है 9वीं शताब्दी का और हम पहुंच चुके हैं इथियोपिया के ऊंचे ठंडे पहाड़ों में। असल में यहीं से इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है और यही वो जगह है जहां हमारे व्यापारी का पहली बार इस जादुई फल से सामना होता है। अगर हम व्यापारी के इस नक्शे पर नजर डालें तो ये हमें एक बहुत ही लंबी यात्रा पर ले जाने वाला है। 9वीं सदी के इथियोपिया से शुरू होकर हम 15वीं सदी के यमन के रहस्यमयी व्यापारिक मार्गों से गुजरेंगे, फिर 17वीं सदी के यूरोप पहुंचेंगे और अंत में 19वीं सदी में ब्राजील के विशाल बागानों तक का सफर तय करेंगे। ये नक्शा बखूबी दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा बीज दुनिया के कोने कोने में फैल गया। ऐतिहासिक स्रोत एक बेहद दिलचस्प किस्सा बयां करते हैं। कहते हैं कि यह सब कॉल्डी नाम के एक चरवाहे से शुरू हुआ। एक दिन उसने देखा कि कुछ खास तरह के लाल जामुन खाने के बाद उसकी बकरियां असामान्य रूप से ऊर्जावान हो गईं, मतलब मानो वो खुशी से नाच रही हो। जल्द ही ये खबर स्थानीय भिक्षुओं तक पहुंच गई। उन्होंने लंबी प्रार्थनाओं के दौरान खुद को जगाए रखने के लिए इन लाल जामुनों से एक पेय बनाना शुरू कर दिया और इस तरह एक स्थानीय घटना ने दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत को जन्म दे दिया। आगे चलकर व्यापारी की डायरी हमें इन बीजों के वनस्पति विज्ञान की ओर भी ले जाती है। मुख्य रूप से इन खजानों को 2 रूपों में बांटा गया। एक तरफ अरेबिका है जो अधिक ऊंचाई पर उगती है और स्वाद में काफी मुलायम और मीठी होती है। आज भी वैश्विक उत्पादन में इसी का सबसे ज्यादा दबदबा है। और दूसरी तरफ है रोबस्टा, जो बिल्कुल अपने नाम की ही तरह कड़क, कड़वी और कीट प्रतिरोधी है। इसमें कैफीन की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। हमारे व्यापारी को इन्हीं 2 अनमोल खजानों का व्यापार करना था। खैर, अब हम 15वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। लाल सागर को पार करते हुए ये कहानी अब यमन और अरब प्रायद्वीप में पहुंचती है। यहां आकर इस पेय ने एक बिल्कुल ही नया रूप ले लिया और ये एक ऐसा खजाना बन गया जिसे बहुत ही सख्ती से छिपाकर और बचाकर रखा जाने लगा। और यहीं से इस पेय ने मानव समाज के बौद्धिक जीवन को आकार देना शुरू किया। यमन के सूफी संतों द्वारा रात रात भर इबादत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस पेय ने मक्का, कायरा और इस्तांबुल में पहले कॉफी हाउस को जन्म दिया। इन्हें ज्ञानियों के विद्यालय कहा जाने लगा क्योंकि यहाँ विद्वान, कवि और व्यापारी इकट्ठा होते थे। इतिहास में यह शायद पहली बार था जब कोई पेय पदार्थ सार्वजनिक बौद्धिक चर्चाओं और राजनीतिक बहसों का इतना बड़ा केंद्र बन रहा था। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज इतनी ज्यादा मूल्यवान हो जाती है तो उस पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश भी होती है। और अब व्यापारियों ने बहुत कड़े नियम बनाए ताकि कोई भी विदेशी इस पौधे को अपने देश में ना उगा सके। व्यापार के लिए केवल उन्हीं बीजों का निर्यात किया जाता था जिन्हें पहले ही भून लिया गया हो या उबाल दिया गया हो। ऐसा इसलिए ताकि वे बीज कहीं और अंकुरित ना हो सकें। यह सच में एक फूल प्रूफ प्लानिंग थी। लेकिन कोई भी रहस्य हमेशा के लिए तो नहीं छिप सकता। व्यापारी की डायरी अब हमें 16वीं और 17वीं सदी के यूरोप में ले जाती है। जब ये पेय पहली बार यूरोप पहुंचा तो शुरुआत में इसे लेकर बहुत संदेह था। कुछ लोगों ने तो इसे शैतान का कड़वा आविष्कार तक कह दिया था। लेकिन जल्द ही ये सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और इस पेय ने पूरे महाद्वीप में मानो तहलका मचा दिया। स्थानीय अरब परंपराओं की शांति से बिल्कुल अलग यूरोप में इस संस्कृति ने एक बहुत ही विस्फोटक रूप लिया। 17वीं सदी के लंदन में पेनी यूनिवर्सिटीज उभरने लगे। ये वो जगहें थीं जहां केवल 1 पेनी देकर 1 कप कॉफी मिलती थी और इसके साथ ही समाज के सबसे प्रबुद्ध लोगों के साथ शैक्षणिक और राजनीतिक बहसों में शामिल होने का मौका भी। ये सच में ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने की एक कमाल की शुरुआत थी। और यहीं पर हमारी शुरुआत वाले उस बड़े सवाल का जवाब भी मिल जाता है। इन यूरोपीय कॉफी हाउसों की मेजों पर होने वाली चर्चाओं ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आधुनिक पत्रकारिता, वैज्ञानिक सोच और यहां तक कि आधुनिक बैंकिंग और स्टॉक ट्रेडिंग का जन्म इन्हीं जगहों पर हुआ था।
दुनिया के कुछ सबसे मशहूर बीमा व्यवसाय और शेयर बाजार असल में कॉफी हाउस के रूप में ही शुरू हुए थे। सोचिए, एक साधारण से बीज ने आधुनिक अर्थव्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया था। पर जैसा कि हम जानते हैं, एकाधिकार कभी हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। अब अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं। यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों ने इस खजाने के आर्थिक मूल्य को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था और वे हर हाल में इसे अपने उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में उगाने के लिए बेताब थे। तो फिर ये सख्त अरब एकाधिकार आखिर टूटा कैसे? कहानी बड़ी दिलचस्प है। 17वीं सदी में सूफी संत बाबा बुदन ने यमन से छिपकर 7 बीजों की तरी की। उन्होंने इन बीजों को समुद्र के पार लाकर दक्षिणी भारत की पहाड़ियों में बो दिया। बस ये एक छोटा सा कदम था जिसने इसके वैश्विक प्रसार की ऐसी आग लगाई जो बाद में इंडोनेशिया और कैरेबियाई द्वीपों तक पहुंच गई। इस वैश्विक फैलाव ने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं की शक्ल ही बदल दी। 19वीं सदी आते आते ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इस भारी मांग ने पूरे देश के बुनियादी ढांचे को आकार दिया। अब ये केवल स्थानीय उत्पादन नहीं रह गया था, बल्कि एक विशाल वैश्विक उद्योग बन चुका था। सिर्फ निर्यात को तेज करने के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। हालांकि यहाँ इतिहास के दूसरे पहलू को भी देखना बेहद जरूरी है। इस भारी वैश्विक मांग और आर्थिक उछाल की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकाई गई। ब्राजील और अन्य उपनिवेशों में स्थापित किए गए ये विशाल बागान काफी हद तक गुलामों की मजदूरी और बेहद अमानवीय परिस्थितियों पर निर्भर थे। इस वैश्विक साम्राज्य के निर्माण में शोषण ने एक बहुत ही गहरी और दुखद भूमिका निभाई है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। चलिए अब ये देखते हैं कि इसने हमारे आज के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। औद्योगिक क्रांति के दौरान ये पेय पूरी तरह से उत्पादकता का पर्याय बन गया। दिन के समय कामगारों के बीच जो शराब पीने की आदत थी, उसे इसने पूरी तरह बदल दिया और कारखानों में सतर्कता बढ़ा दी। प्राचीन सूफी संतों की रातों की नींद भगाने वाला ये पेय अब आधुनिक कारखानों और दफ्तरों को चलाने वाला हाई ऑक्टेन फ्यूल बन चुका था। आज की जो ऑफिस रूटीन और काम करने की संस्कृति है, वो काफी हद तक इसी ने घड़ी है। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिमाग में आता है। सुबह दफ्तर में काम शुरू करने से पहले जो प्याला उठाया जाता है, क्या वो वास्तव में उस वैश्विक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है जो 9वीं सदी में इथियोपिया की उन ऊर्जावान बकरियों से शुरू हुई थी? एक जंगली फल से लेकर आधुनिक बैंकिंग और औद्योगिक क्रांति तक का ये सफर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब एक गर्मा गर्म प्याला हाथ में हो तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को जरूर याद कीजिएगा।